नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। सरकार ने ना सुनी बात तो यूपी चुनाव में भी भाजपा को हराएंगे। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कोरोना मैनेजमेंट पर भागवत ने सरकार को दिखाया आईना, बोले गफलत में आए इसीलिए ऐसे हुए हालात। तो दोस्तों, आरएसएस ने भी अब सरकार को आईना दिखाना शुरू कर दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि देश में वैक्सीन की कमी पर वफादार और आज्ञाकारी स्वास्थ्य मंत्री मानेंगे नहीं, चिदम्बरम का करारा वार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपदा की इस स्थिति में सरकार फेल हो गई है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। अगले मिशन पर बोले बीकेयू के राकेश टिकैत की सरकार ने ना सुनी बात तो यूपी चुनाव में भी भाजपा को हराएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच कई राज्यों ने स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन जैसे कड़े कदम उठाए हैं। हालांकि इस बीच भी राजधानी दिल्ली के आसपास जारी किसान आंदोलन में जुटी भीड़ को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। कई लोगों ने भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत पर जबरदस्त हमले किए हैं। इसके बावजूद टिकैत का कहना है कि आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने फिर यह बात दोहराते हुए कहा कि अगर सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो वो यूपी में भी भाजपा को हरवाएंगे। आपको बता दें कि बंगाल में अभी भाजपा की बुरी हार हुई है। जब एंकर ने पूछा कि आपको लगता है कि बंगाल में जो भाजपा हारी है वो आपके आंदोलन की वजह से भी हारी है, तो आपका इसमें क्या रोल रहा है, तो इस पर राकेश टिकैत ने कहा कि बिल्कुल हारी है। यूपी में जो जिला पंचायत के चुनाव हुए उसमें 3000 से ज़्यादा सीटें थीं और उसमें 600 सीटें पर भाजपा को जीतना और उसमें भी 200 सीटें बेईमानी से जीतना, तो ये हार ही है भाजपा की। अपना बातचीत करें, अगर ये हमारी बात नहीं सुनेंगे तो हम हर जगह इनको हराएंगे। इसी के साथ टिकैत ने कहा कि यहाँ पर चर्चा हो रही है संयुक्त मोर्चा का अगला मिशन यूपी उत्तराखंड रहेगा। पंजाब हरियाणा पूरे देश का किसान यहाँ आएगा। इससे पहले हम सरकार से कह रहे हैं कि आप हमारा काम कर दो, जो कानून है उन्हें वापस ले लो। 22 जनवरी के बाद से अब तक कोई ऑफर नहीं आया है सरकार की तरफ से किसान को। जब भारतीय किसान यूनियन नेता से कोरोना के बीच किसानों को खतरे में डालने को लेकर सवाल पूछा गया तो राकेश टिकैत ने कहा कि मौत तो होगी, आंदोलन लड़ लेंगे तो फिर कोरोना से जंग रहेगी। उसमें सरकार भी लड़ रही है, हम भी लड़ रहे हैं। अगर यहाँ से चले गए तो सरकार भी मारेगी और गांव में कोरोना भी मारेगा, दो तरह से मरेंगे। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना मैनेजमेंट पर भागवत ने सरकार को दिखाया है ना, बोले गफलत में आए इसीलिए हुए ऐसे हालात। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ संचालक मोहन भागवत का कहना है कि पहली लहर के बाद सरकार, प्रशासन और लोगों ने लापरवाही बरती, जिस वजह से मौजूदा हालात पैदा हुए। आरएसएस की लेक्चर सीरीज पॉजिटिविटी अनलिमिटेड में उन्होंने ये बातें कही। उन्होंने लोगों से ऐसे माहौल में पॉजिटिव रहकर महामारी से लड़ने की अपील की। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि ये वक्त एक दूसरे पर उंगली उठाने का नहीं है बल्कि एकजुट रहने का है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि हम सब गफलत में आ गए और सरकार, प्रशासन और लोगों ने डॉक्टरों की चेतावनी के बावजूद पहली लहर के बाद लापरवाही बरती। तो दोस्तों, खुद आरएसएस भी अब सरकार को कटघरे में ले रहा है और कह रहा है क्योंकि हम गफलत में आ गए, हमने यहाँ पर ध्यान नहीं रखा, लापरवाही की, इसीलिए ये हालात पैदा हुए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में वैक्सीन की कमी पर वफादार और आज्ञाकारी स्वास्थ्य मंत्री मानेंगे नहीं, चिदम्बरम का करारा वार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार में कमी आने पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर हमला किया है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी है, लेकिन वफादार स्वास्थ्य मंत्री इस बात से इनकार करेंगे। उन्होंने सवाल पूछा कि वैक्सीनेशन में कमी क्यों आ रही है। पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि हर दिन वैक्सीनेशन की संख्या गिरती क्यों जा रही है। शुक्रवार को सिर्फ 11 लाख डोज दिए गए, इससे मई के डेली एवरेज में गिरावट आई है, जबकि 2 अप्रैल को देश में 42 लाख डोज दिए गए थे। उन्होंने डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम लिए बगैर आगे कहा कि इसका एकमात्र कारण है वैक्सीन की कमी। यहाँ दोस्तों, देश में 16 जनवरी को वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ था। तब से अब तक देश में 18 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 डोज लगी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हो गई है। 1 मई को देश में 18 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी, जबकि 14 मई को सिर्फ 11 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई गई। एक्सपर्ट ने कहा कि भारत को केवल 51 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करने की जरूरत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कोरोना जिसने खोजा उसका नाम चेहरा तक पता नहीं, पर वैक्सीन गुरु बताए जा रहे हैं पीएम मोदी।
टीके के टोटे के बीच रवीश कुमार का पीएम मोदी पर तंज। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस संकट के बीच टीवी पत्रकार रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि जिसने इस वैश्विक महामारी का टीका खोजा उसका कहीं कोई नाम और चेहरा तक नहीं जानता, पर प्रधानमंत्री मोदी को वैक्सीन गुरु बताया जा रहा है। हिंदी समाचार चैनल एनडीटीवी इंडिया के वरिष्ठ पत्रकार ने ये बातें एक लंबे फेसबुक पोस्ट में कही। 14 मई 2021 को लिखे इस पोस्ट को उन्होंने शीर्षक दिया, टीके की खोज करने वाले हमारे वैज्ञानिक कौन हैं? टीके निर्यात हुआ या मदद के तौर पर गया? कुमार के मुताबिक पीएम अक्सर कहते हैं कि टीका हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया है। वो कभी नहीं कहते कि इसको 2 निजी कंपनियों के वैज्ञानिकों ने बनाया है, जिसमें भारत सरकार ने एक नया पैसा नहीं लगाया है। प्राइवेट कंपनियों को बिल्कुल भारतीय खाते में गिना जा सकता है, गिना ही जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से जोड़ देते हैं जैसे उनकी देखरेख में और आर्थिक मदद से दोनों कंपनियां रिसर्च कर रही हैं। पिछले साल भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा करते हैं, उसकी तस्वीरें ऐसे छप रही हैं जैसे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सब कुछ हो रहा हो। तो दोस्तों, यहाँ पर एक तरीके से पोल खोल दी है रवीश कुमार ने। रवीश कुमार ने आगे स्पष्ट करते हुए बताया कि कोविशील्ड का निर्माण भारत में मौजूद एक कंपनी में हुआ, पर रिसर्च और खोज का काम ब्रिटेन में हुआ। इसमें भारत का एक भी पैसा नहीं लगा है। दुनिया में बड़ी साख वाली भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का पेटेंट भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद भी साझा करता है, पर हम नहीं जानते कि भारत बायोटेक के अनुसंधान में जो वैज्ञानिक काम करते हैं क्या वो केवल भारतीय हैं। हमें तो उनका नाम तक नहीं बताया गया। अगर आईसीएमआर के वैज्ञानिकों ने भारत बायोटेक के साथ कुछ काम किया है तो हम वो भी जानते हैं, लेकिन तब भी हम ये नहीं जानते कि हमारे वैज्ञानिक कौन हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में जब टीके को मंजूरी दी जाती है तब भी हमें नहीं ये पता लगता कि हमारे वैज्ञानिक कौन हैं। केवल प्रधानमंत्री मोदी का बयान छपता है कि ये एक निर्णायक मोड़ है। टीके के अनुसंधान से लेकर वितरण पर प्रधानमंत्री मोदी अपना फोटो चिपका देते हैं, जबकि उसमें भारत सरकार का एक नया पैसा नहीं लगा। इसी के साथ दोस्तों, लंबी चौड़ी बात कही है यहाँ पर रवीश कुमार ने और सरकार की पोल खोल के रख दी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ जो दिल्ली से आ रही है। दिल्ली लॉकडाउन, दिल्ली में फिर से 1 हफ्ते के लिए बढ़ गया है लॉकडाउन। केजरीवाल ने कहा कोई ढिलाई नहीं, पहले जैसे लागू रहेगी पाबंदियां। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले हाल के दिनों में तेजी से घट रहे हैं। इसी बीच देश की राजधानी में लागू लॉकडाउन को एक और हफ्ते के लिए बढ़ा दिया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस संबंध में घोषणा की है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस दौरान सभी पाबंदियां पहले की तरह ही लागू रहेंगी और कोई छूट अभी नहीं दी जा रही है। ताजा घोषणा के बाद दिल्ली में लॉकडाउन संबंधी पाबंदियां अब 24 मई सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी। और आपको बता दें कि मौजूदा घोषित लॉकडाउन की समय सीमा 17 मई को खत्म हो रही थी। इससे पहले 9 मई को मुख्यमंत्री केजरीवाल ने 1 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की थी। साथ ही दिल्ली में मेट्रो सेवाओं को भी स्थगित करने का ऐलान किया गया था। बहरहाल दिल्ली में कोरोना संकट के बीच लॉकडाउन का यह 5वां हफ्ता होगा। इस साल कोरोना की देश में दूसरी लहर आने के बाद दिल्ली में 19 अप्रैल से लॉकडाउन लागू है। इससे पहले दिल्ली में शनिवार को कोविड-19 के 6,430 नए मामले आए और 337 लोगों की जान गई। दिल्ली में ऐसे में संक्रमण दर गिरकर अब 11.32% पर आ गई है और ये एक ऐसे समय जब 35% तक पहुंच गया था, उसके बाद ये स्थिति बनी है। दिल्ली में शनिवार का दिन लगातार दूसरा दिन रहा जब कोरोना वायरस संक्रमण के 10,000 से कम मामले आए। हालांकि एक दिन पहले 56,881 नमूनों में ही जांच की गई थी और उसके बाद ये स्थिति है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी। केंद्र पर बरसे राहुल गांधी, बोले सरकार की विनाशकारी वैक्सीन स्ट्रेटजी देश में तीसरी लहर ले आएगी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार को एक बार फिर कोरोना स्थिति को संभालने में नाकामी पर घेरा है। राहुल गांधी ने सरकार द्वारा वैक्सीन को लेकर अपनाई जा रही रणनीति पर सवाल खड़ा किया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, भारत सरकार की विनाशकारी वैक्सीन रणनीति देश में तीसरी कोरोना लहर का कारण बनेगी। इसे बार बार दोहराया नहीं जा सकता। देश को एक यथोचित वैक्सीन रणनीति की जरूरत है। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर गंगा में बहने वाले शवों को लेकर भी हमला बोला था। राहुल गांधी ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है उसने मां गंगा को रुलाया है। अखबार की इस कटिंग में दावा किया गया है कि 1140 किलोमीटर गंगा किनारे में 2000 से अधिक शव मिले हैं। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वैक्सीन के लिए तीसरा चरण चल रहा है, जिसमें 18 से 44 की उम्र के लोगों को भी फ्री में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। लेकिन देश में कोरोना वैक्सीन की भारी कमी देखने को मिल रही है। अधिकतर लोगों को कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्टर करने वाली कोविन वेबसाइट पर वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट नहीं मिल रहे।
साथ ही दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों का कहना है कि उनके पास वैक्सीन का स्टॉक नहीं बचा। इसे लेकर हाल ही में राहुल गांधी ने ये कहते हुए ट्वीट किया था कि केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति समस्या को और बिगाड़ रही है, जो भारत झेल नहीं सकता। वैक्सीन की खरीद केंद्र को करनी चाहिए और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों को दी जानी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, आंदोलन के 6 महीने होने पर 26 मई को मनाएगा काला दिवस, मनाएंगे किसान। जी हां दोस्तों, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे 40 किसान संघों के प्रधान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन के 6 माह होने पर 26 मई को काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसान नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में लोगों से 26 मई को अपने घरों, वाहनों, दुकानों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। राजेवाल ने कहा कि 26 मई को इस प्रदर्शन के 6 महीने हो जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार बनाने के 7 साल पूरे होने के अवसर पर यह हो रहा है। हम इसे काला दिवस के तौर पर मनाएंगे। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली चलो मार्च के तहत पानी की बौछारों और अवरोधकों का सामना करते हुए बड़ी संख्या में किसान 26 नवंबर को दिल्ली की सीमाओं पर आए थे। आगे के महीनों में राजधानी दिल्ली के करीब टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर देश भर से हजारों किसान आ जुटे। राज्यपाल ने लोगों से 26 मई को काला दिवस मनाते हुए किसानों का समर्थन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम देश के लोगों से अपने मकानों, दुकानों, ट्रकों और अन्य वाहनों पर काले झंडे लगाने की अपील करते हैं। हम विरोध के तौर पर प्रधानमंत्री का पुतला भी जलाएंगे। राज्यपाल ने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को नहीं सुन रही है और उर्वरकों, डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से खेती करना संभव नहीं रह गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा, बोले कोरोना काल में जनता का सहारा बनने की बजाय बोझ बन गई सरकार। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर राज्य की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार जनता का सहारा बनने की बजाय उस पर बोझ बन गई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने शनिवार को एक बयान में दावा किया, शहरों के बाद प्रदेश के गांवों में संक्रमण तेजी से फैलने लगा है और मौत का कहर बरपा रहे संक्रमण पर शासन प्रशासन जानकर अनजान बन रहा है। झूठा ढिंढोरा पीटने में लगी है सरकार। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री अपनी नाकामी छुपाने के लिए सफलता का झूठा ढिंढोरा पीटने में लगे हैं। गाँव में ताबड़तोड़ हो रही मौतों से दहशत व्याप्त है और मुख्यमंत्री के बनाए गए प्रभारी मंत्री लापता हैं। इसी कड़ी में पूर्व सीएम ने कहा कि मेरठ के प्रभारी मंत्री तो पिछले दिनों 2 घंटे सर्किट हाउस के एसी कमरे में बैठकर चले गए। उन्होंने ना तो जनता की तकलीफें सुनी और ना ही अस्पतालों का निरीक्षण किया। भाजपा सरकार और उनके मंत्रियों की संवेदनहीनता अमानवीय स्तर पर पहुंच गई है। गांव में स्वास्थ्य का ढांचा ध्वस्त कर दिया। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि गांव में संक्रमण बढ़ने का कारण ये है कि भाजपा सरकार दवाई, जांच, डॉक्टर और टीके का कोई इंतजाम नहीं कर पा रही है। गांव में स्वास्थ्य का ढांचा भाजपा सरकार ने पहले से ही ध्वस्त कर दिया है और जिन पर लोगों के इलाज की जिम्मेदारी है वे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कोविड के कहर से हाहाकार मचा है। सपा अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के कहर से हाहाकार मचा हुआ है और अधिकारी आंकड़ों पर पर्दा डालने के खेल में लगे हुए हैं। गोरखपुर की ग्राम पंचायतों में 46,000 ग्रामीण खांसी बुखार की चपेट में है और प्रशासन सिर्फ 764 की संख्या बताकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। हालात बेकाबू हैं। अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानपुर, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, गोंडा समेत कई जिलों में हालात बेकाबू होने का दावा करते हुए कहा कि चारों ओर हाहाकार है, लेकिन लोगों की चीखें भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री के कानों तक नहीं पहुंच रही है। वे अपनी मानवीय संवेदना खो चुके हैं। गंदी राजनीति और झूठे प्रचार के जोर पर वे स्वयं को सफल मान रहे हैं। जनता उन्हें किस नजर से देख रही है, इसका अंदाजा उन्हें 2022 के चुनाव में लगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में 24 मई तक बढ़ा कोरोना कर्फ्यू, मजदूरों ठेले वालों को 1000 रुपए महीना देने का ऐलान। जी हां दोस्तों, कोरोना के केसों पर लगाम लगाने के लिए सीएम योगी ने शनिवार को कैबिनेट मीटिंग के दौरान महत्वपूर्ण फैसला लिया। सीएम योगी ने एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू को और बढ़ा दिया है। 24 मई की सुबह 7 बजे तक पाबंदियां जारी रहेंगी। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक सेवाओं को छूट मिलती रहेगी। वहीं दूसरी ओर कैबिनेट बैठक में यूपी ऑक्सीजन उत्पादन प्रोत्साहन योजना 2021 को भी मंजूरी दी गई है। साथ ही यूपी सरकार ने श्रमिकों, ठेले वालों, होमचे वालों को 1000 रुपए महीना भत्ता और 3 महीने का राशन देने की घोषणा की है। ठीक हो चुके मरीजों की रखें निगरानी। सीएम योगी ने शनिवार को कोविड-19 प्रबंधन के लिए गठित टीम 9 के अधिकारियों के साथ वर्चुअल संवाद में कहा कि बहुत से मरीज कोविड संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी भी उन्हें चिकित्सकीय निगरानी को जरूरत होती है। ऐसे मरीजों को उनकी मेडिकल कंडीशन के आधार पर एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन युक्त बेड पर भर्ती जरूर कराया जाए। उनके सेहत की पूरी देखभाल हो। निगरानी के लिए अफसरों को नामित करें। उन्होंने कहा कि कोविड प्रबंधन में निगरानी समितियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इन्हें और प्रभावी बनाने के लिए बेहतर निगरानी की जरूरत है। हर जिले के लिए सचिव या इससे ऊपर स्तर के एक अधिकारी को नामित किया जाए, जबकि न्याय पंचायत स्तर पर जिला स्तरीय अधिकारियों को सेक्टर प्रभारी के रूप में तैनात किया जाए। यह प्रभारी अपने क्षेत्र में मेडिकल किट वितरण, होम आइसोलेशन व्यवस्था, क्वारंटीन व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को प्रभावी बनाने तथा
आरआरटी की संख्या बढ़ाने के लिए सभी जरूरी प्रयास करेंगे। जो अधिकारी हाल ही में कोविड संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हुआ हो, उनकी तैनाती इसमें ना की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वैक्सीन की 2 डोज में अंतर बढ़ाने पर डॉक्टरों से बोले चिदम्बरम, सरकार के जाल में ना फंसे, सच बताएं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद पी चिदम्बरम ने केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की 2 डोज के बीच के गैप को 6 से 8 हफ्ते से बढ़ाकर 12 से 16 हफ्ते करने के फैसले पर सवाल खड़े किए हैं। चिदम्बरम ने कहा है कि वो कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन जैसा सीधा सब दिख रहा है वैसा नहीं है। कांग्रेस नेता ने डॉक्टरों और वैज्ञानिकों से भी सरकार के दबाव में न आते हुए वैक्सीन को लेकर सच्चाई बताने को कहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने शनिवार को कहा, यूके घोषणा कर रहा है कि वे वैक्सीन की 2 डोज के बीच अंतर 8 सप्ताह का ही रखेंगे। कम से कम 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 2 खुराकों में 8 सप्ताह से ज्यादा अंतर नहीं होगा। वहीं इस वक्त हमारी सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीन की पहली और दूसरी खुराक के बीच का अंतर बढ़ाकर 12 से 16 सप्ताह कर दिया है। चिदम्बरम ने कहा कि मैं वैज्ञानिकों और चिकित्सा विशेषज्ञों को गलत नहीं कह रहा हूं। मेरी उनसे विनम्र अपील है कि कृपया सरकार का खेल ना खेलें। सरकार एक जाल बिछा रही है। अच्छा होगा तो सरकार श्रेय ले लेगी और कुछ कमी हुई तो वैज्ञानिकों, डॉक्टरों और मेडिकल एक्सपर्ट पर सरकार सारा दोष डाल देगी। मेरी सभी वैज्ञानिकों से अपील है कि सरकार की परवाह किए बिना सच बोले, सरकार की भाषा ना बोलकर बताएं कि स्वतंत्र रूप से आप क्या समझते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। नदियों में बहती लाशों पर राहुल का ट्वीट। जी हां दोस्तों, देश में एक तरफ कोरोना संक्रमण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी तरफ गंगा नदी में सैकड़ों शवों के बहने के मामले भी सामने आने लगे हैं। इस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि जो कहते थे कि उन्हें गंगा ने बुलाया है, उसी ने मां गंगा को रुलाया है। राहुल ने एक अखबार की कटिंग को शेयर करते हुए लिखा, जो कहता था गंगा ने बुलाया है, उसने मां गंगा को रुलाया है। राहुल से पहले कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गंगा किनारे सैकड़ों लाश मिलने पर पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा था कि जो कहता था कि उसे गंगा मैया ने बुलाया है, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ ठहाके लगा रहा। सुरजेवाला ने ट्वीट कर लिखा, चारों ओर बिखरी 2000 लाशें, सिसकती जिंदगी, थमी हुई सांसें और गंगा मैया के ना थम रहे आंसू और चित्कार पर जिसने भगवा पहन यूपी की राजगद्दी ली, वो सत्ता के नशे में मदमस्त है। और जो कहता था कि उसे गंगा मैया ने बुलाया है, वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठ ठहाके लगा रहा। दरअसल बीते कई दिनों से गंगा के किनारे सैकड़ों शव दिखाई दे रहे हैं। कुछ शव बहकर किनारों तक आ गए हैं, तो कुछ शवों को किनारे में ही दफना दिया गया है। गंगा नदी के किनारे सैकड़ों की संख्या में शव नजर आने से राजनीति तेज हो गई है। इस साल का पहला चक्रवाती तूफान तौकते शनिवार को भारतीय तटों से टकराने की आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से जरूरतमंदों की मदद करने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटक के लिए साइक्लोन अलर्ट जारी किया गया है। साइक्लोन तौकते की वजह से पहले से ही कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि जरूरतमंदों तक हर संभव मदद पहुंचाई जाए। प्लीज सुरक्षित रहें। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को भारत के तटों से तूफान के टकराने की आशंका है। हालांकि तूफान 17 मई के आसपास और ज्यादा विकराल हो सकता है। उस दिन 150 से 150 से 160 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलने का अंदेशा है। कई इलाकों में तो ये रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा हो सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा सांसद बोले, चीन ने किया भारत की जमीन पर कब्जा, डरपोक बनकर नहीं चलेगा काम। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को आगाह करते हुए कहा है कि चीन के साथ डरपोक बनकर काम नहीं चलने वाला है। स्वामी ने एक लेख को शेयर करते हुए ट्वीट किया, चीन भारत और भूटान की जमीन पर कब्जा कर रहा है, डरपोक बनकर चीन को जवाब नहीं दिया जा सकता है। नेता ने रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश कटोच के लिखे एक लेख को शेयर करते हुए ये ट्वीट किया है। लेख में कटोच ने लिखा है कि दुनिया के सामने अब ये बात साफ हो चुकी है कि चीन साल 2015 से ही कोरोना वायरस को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा था। साथ में लक्ष्य देश के स्वास्थ्य से जुड़े बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना भी इसमें शामिल था। कटोच ने लिखा, हालांकि चीन ने वायरस के सामने आने के बाद दुनिया के आगे इस तरह से दिखावा किया कि वह कोरोना महामारी से पीड़ित है। जुलाई 2017 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के रूप में टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस को नियुक्त किया जाना इस योजना का हिस्सा था, जिन्होंने वुहान वायरस को कोविड करार दिया था। कटोच ने लिखा है कि चीन की जैविक युद्ध से जुड़ी तैयारियों से ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग देशों के म्यूटेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है, जिससे चीन बच निकले। हालांकि चीन भी तमाम गलत कारणों से सुर्खियों में आ रहा है। पहली बार
संयुक्त राष्ट्र ने शिनजियांग में उइगर क्षेत्र में उइगरों के खिलाफ चीन के अत्याचारों पर चर्चा की है। इस तरह कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हाल ही में भूटान क्षेत्र के अंदर एक चीनी गांव के निर्माण को कवर किया है। कटोच ने लिखा, चीन विदेश क्षेत्रों पर ऐतिहासिक दावों के निर्माण के लिए कानूनी युद्ध का इस्तेमाल करता रहा है। यह अवैध दावों को मजबूत करने के लिए रिकॉर्ड बनाने के साथ साथ स्थानों को चीनी दाम देने पर जोर देता है। बीजिंग ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों को चीनी नाम दिया है, जिस पर वह अवैध रूप से दक्षिण तिब्बत होने का दावा करता है। नवंबर 2020 में मीडिया ने बताया कि चीन ने भूटान की दक्षिण पश्चिमी सीमा के अंदर तोरसा नदी के किनारे पंगड़ा नामक एक गाँव बनाया था। लेख में कहा गया है कि शेन शिवेन ने डोकलाम क्षेत्र में स्थापित गाँव की तस्वीरें पोस्ट की और बाद में बस्ती के सटीक स्थान का संकेत दिया। हालांकि बीजिंग और थिम्पू दोनों ने इस बात से इनकार किया। अब सैटेलाइट इमेज एक चीनी गांव ग्यालफुक की तस्वीर सामने आई है। इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसे भूटान के अंदर 2 किलोमीटर बनाया गया है, जिसमें एक नई सड़क है। ऐसी भी खबरें आई हैं कि भारत के साथ सीमा तक सुरक्षित पहुंच के लिए चीन ने पश्चिमी भूटान के अन्य क्षेत्रों पर धीरे धीरे अतिक्रमण कर लिया है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।